अभिनंदन श्रोतागण। आइए आज सुनते हैं कहानी जिसमें बचपन के मित्र के द्वारा विश्वासघात का वर्णन किया गया है। कहानी का नाम है प्रायश्चित और लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। दफ्तर में जरा देर से आना अफसरों की शान है। जितना ही बड़ा अधिकारी होता है उतनी ही देर से आता है और उतने ही सवेरे जाता भी है। चपरासियों की हाजिरी 24 घंटे की। वह छुट्टी पर भी नहीं जा सकता, अपना एवज देना पड़ता है। खैर, जब बरेली जिला बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी लाल 11 बजे दफ्तर आए, तब मानो दफ्तर नींद से जाग उठा। चपरासी ने दौड़कर पैरगाड़ी ली, अर्दली ने दौड़ कमरे की चिक उठा दी और जमादार ने डाक की किस्त मेज पर लाकर रख दी। मदारी लाल ने पहला ही सरकारी लिफाफा खोला था कि उनका रंग फक हो गया। वे कई मिनट तक आश्चर्यान्वित हालत में खड़े रहे, मानो सारी ज्ञानेंद्रियां शिथिल हो गई हों। उन पर बड़े बड़े आघात हो चुके थे, पर इतने बदहवास वे कभी न हुए थे। बात यह थी कि बोर्ड के सेक्रेटरी की जो जगह 1 महीने से खाली थी, सरकार ने सुबोध चंद्र को वह जगह दी थी। और सुबोध चंद्र वह व्यक्ति था जिसके नाम ही से मदारी लाल को घृणा थी। वह सुबोध चंद्र जो उनका सहपाठी था, जिसे जिक देने की उन्होंने कितनी ही चेष्टा की पर कभी सफल न हुए, वही सुबोध आज उनका अफसर होकर आ रहा था। सुबोध की इधर कई सालों से कोई खबर ना थी। इतना मालूम था कि वह फौज में भर्ती हो गया था। मदारी लाल ने समझा था वही मर गया होगा, पर आज वह मानो जी उठा और सेक्रेटरी होकर आ रहा था। मदारी लाल को उसकी मातहती में काम करना पड़ेगा। इस अपमान से तो मर जाना ही अच्छा था। सुबोध को स्कूल और कॉलेज की सारी बातें अवश्य ही याद होंगी। मदारी लाल ने उसे कॉलेज से निकलवा देने के लिए कई बार मंत्र चलाए, झूठे आरोप किए, बदनाम किया। क्या सुबोध सब भूल गया होगा? नहीं, कभी नहीं। वह आते ही पुरानी कसर निकालेगा। मदारी बाबू को अपनी प्राण रक्षा का कोई उपाय न सूझता था। मदारी और सुबोध के ग्रहों में ही विरोध था। दोनों एक ही दिन एक ही शाला में भर्ती हुए थे और पहले ही दिन से दिल में ईर्ष्या और द्वेष की वह चिंगारी पड़ गई जो आज 20 वर्ष बीतने पर भी ना बुझी थी। सुबोध का अपराध यही था कि वह मदारी लाल से हर एक बात में बढ़ा हुआ था। डील डॉल, रंग रूप, रीति व्यवहार, विद्या, बुद्धि, ये सारे मैदान उसके हाथ थे। मदारी लाल ने उसका यह अपराध कभी क्षमा नहीं किया। सुबोध 20 वर्ष तक निरंतर उसके हृदय का कांटा बना रहा। जब सुबोध डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी लाल फेल होकर इस दफ्तर में नौकर हो गए, तब उनका चित्त शांत हुआ। किंतु जब यह मालूम हुआ कि सुबोध बसरे जा रहा है, तब तो मदारी लाल का चेहरा खिल उठा। उनके दिल से वह पुरानी फांस निकल गई। पर हाँ, हदभाग्य, आज वह पुराना नासूर शतगुण टीस और जलन के साथ खुल गया। आज उनकी किस्मत सुबोध के हाथ में थी। ईश्वर इतना अन्यायी है, विधि इतनी कठोर। जब जरा चित्त शांत हुआ, तब मदारी लाल ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, अब आप लोग जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। सुबोध चंद्र वे आदमी नहीं है जो भूलों के लिए क्षमा कर दे। एक क्लर्क ने पूछा, क्या बहुत सख्त है? मदारी लाल ने मुस्कुराकर कहा, वह तो आप लोगों को 2-4 दिन में ही मालूम हो जाएगा। मैं अपने मुंह से किसी की शिकायत क्यों करूं? बस चेतावनी दे दी कि जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। आदमी योग्य है, पर बड़ा ही क्रोधी, बड़ा दम्भी। गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है। खुद हजारों हजम कर जाए और डकार तक ना ले, पर क्या मजाल कि कोई मातहत एक कौड़ी भी हजम करने पाए। ऐसे आदमी से ईश्वर ही बचाए। मैं तो सोच रहा हूँ कि छुट्टी लेकर घर चला जाऊं। दोनों वक्त घर पर हाजिरी बजानी होगी। आप लोग आज से सरकार के नौकर नहीं, सेक्रेटरी साहब के नौकर हैं। कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा, कोई बाजार से सौदा सुलूफ लाएगा और कोई उन्हें अखबार सुनाएगा, और चपरासियों के तो शायद दफ्तर के दर्शन ही ना हो। इस प्रकार सारे दफ्तर को सुबोध चंद्र की तरफ से भड़काकर मदारी लाल ने अपना कलेजा ठंडा किया। इसके 1 सप्ताह बाद सुबोध चंद्र गाड़ी से उतरे। अब स्टेशन पर दफ्तर के सब कर्मचारियों को हाजिर पाया।
सब उनका स्वागत करने आए थे। मदारी लाल को देखते ही सुबोध लपक कर उनके गले में लिपट गए और बोले, तुम खूब मिले भाई, यहाँ कैसे आए? ओह, आज एक युग के बाद भेंट हुई। मदारी लाल बोले, यहाँ जिला बोर्ड के दफ्तर में हेड क्लर्क हूँ। आप तो कुशल से हैं? सुबोध, अजी मेरी ना पूछो, बसरा, फ्रांस, मिस्र और ना जाने कहाँ कहाँ मारा मारा फिरा। तुम दफ्तर में हो, यह बहुत ही अच्छा हुआ। मेरी तो समझ ही में ना आता था कि कैसे काम चलेगा। मैं तो बिल्कुल कोरा हूँ, मगर जहाँ जाता हूँ मेरा सौभाग्य ही मेरे साथ जाता है। बसरे में सभी अफसर खुश थे। फ्रांस में भी खूब चैन किए। 2 साल में कोई 25,000 रुपये बना लाया और सब उड़ा दिए। वहाँ से आकर कुछ दिनों कोऑपरेशन दफ्तर में मटर गश्त करता रहा। यहाँ आया तब तुम मिल गए। ये लोग कौन हैं? क्लर्कों को देखकर सुबोध ने मदारी लाल से पूछा। मदारी के हृदय में बर्छियां सी चल रही थी। दुष्ट, 25,000 रुपये बसरे से कमा लाया, यहाँ कलम घिसते घिसते मर गए और 500 भी ना जमा कर सके। बोले, ये लोग बोर्ड के कर्मचारी हैं, सलाम करने आए हैं। सुबोध ने उन सब लोगों से बारी बारी से हाथ मिलाया और बोला, आप लोगों ने व्यर्थ यह कष्ट किया, बहुत आभारी हूँ। मुझे आशा है कि आप सब सज्जनों को मुझसे कोई शिकायत ना होगी। मुझे अपना अफसर नहीं, अपना भाई समझिए। आप सब लोग मिलकर इस तरह काम कीजिए कि बोर्ड की नेकनामी हो और मैं भी सुरखरू रहूं। आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे पुराने मित्र और लंगोटिया यार हैं। एक वाक चतुर क्लर्क ने कहा, हम सब हुजूर के ताबेदार हैं, यथाशक्ति आपको असंतुष्ट ना करेंगे, लेकिन आदमी ही हैं, अगर कोई भूल हो भी जाए तो हुजूर हमें क्षमा करेंगे। सुबोध ने नम्रता से कहा, यही मेरा सिद्धांत है और हमेशा से यही सिद्धांत रहा है। जहाँ रहा, मातहतों से मित्रों का सा बर्ताव किया। हम और आप दोनों ही किसी तीसरे के गुलाम हैं, फिर रोब कैसा और अफसरी कैसी। हाँ, हमें नेक नियत के साथ अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। जब सुबोध से विदा होकर कर्मचारी लोग चले तब आपस में बातें होने लगीं। आदमी तो अच्छा मालूम होता है। हेड क्लर्क के कहने से तो ऐसा मालूम होता था कि सबको कच्चा ही खा जाएगा। पहले सभी ऐसी ही बातें करते हैं, ये दिखाने के दांत हैं। सुबोध को आए 1 महीना गुजर गया है। बोर्ड के क्लर्क, अर्दली, चपरासी सभी उसके बर्ताव से खुश हैं। वह इतना प्रसन्नचित्त है, इतना नम्र है कि जो उससे एक बार मिलता है सदैव के लिए उसका मित्र हो जाता है। कठोर शब्द तो उसकी जुबान पर आता ही नहीं। इनकार को भी वह अप्रिय नहीं होने देता, लेकिन द्वेष की आंखों में गुण और भी भयंकर हो जाता है। बोध के ये सारे सद्गुण मदारी लाल की आंखों में खटकते रहते हैं। उसके विरुद्ध कोई न कोई गुप्त षड्यंत्र रचते ही रहते हैं। पहले कर्मचारियों को भड़काना चाहा, सफल न हुए। बोर्ड के मेंबरों को भड़काना चाहा, मुंह की खाई। ठेकेदारों को उभारने का बीड़ा उठाया, लज्जित होना पड़ा। वे चाहते थे कि भुस में आग लगाकर दूर से तमाशा देखें। सुबोध से यूं हंसकर मिलते, यूं चिकनी चुपड़ी बातें करते मानो उनके सच्चे मित्र हैं, पर घात में लगे रहते। सुबोध में सब गुण थे, पर आदमी पहचानना ना जानते थे। वे मदारी लाल को अब भी अपना दोस्त समझते हैं। एक दिन मदारी लाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए तब कुर्सी खाली देखी। वे किसी काम से बाहर चले गए थे। उनकी मेज पर 5,000 के नोट पुलिंदों में बंधे हुए रखे थे। बोर्ड के मदरसों के लिए कुछ लकड़ी के सामान बनवाए गए थे, उसी के दाम थे। ठेकेदार वसूली के लिए बुलाया गया था। आज ही सेक्रेटरी साहब ने चेक भेजकर खजाने से रुपए मंगवाए थे। मदारी लाल ने बरामदे में झांक कर देखा, सुबोध का कहीं पता नहीं। उनकी नीयत बदल गई। ईर्ष्या में लोभ का सम्मिश्रण हो गया। कांपते हुए हाथों से पुलिंदे उठाए, पतलून की जेबों में भरकर तुरंत कमरे से बाहर निकले और चपरासी को पुकार कर बोले, बाबूजी भीतर हैं? चपरासी आज ठेकेदार से कुछ वसूल करने की खुशी में फूला हुआ था। सामने वाले तमोली की दुकान से आकर बोला, जी नहीं, कचहरी में किसी से बातें कर रहे हैं, अभी अभी तो गए हैं। मदारी लाल ने दफ्तर में आकर क्लर्क से कहा, यह मिसल ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखाओ। क्लर्क मिसल लेकर चला गया।
जरा देर में लौटकर बोला, सेक्रेटरी साहब कमरे में न थे, फाइल मेज पर रखाया हूँ। मदारी लाल ने मुंह सिकोड़कर कहा, कमरा छोड़कर कहाँ चले जाया करते हैं? किसी दिन धोखा उठाएंगे? क्लर्क ने कहा, उनके कमरे में दफ्तर वालों के सिवा और जाता ही कौन है? मदारी लाल ने तीव्र स्वर में कहा, तो क्या दफ्तर वाले सबके सब देवता है? कब किसकी नीयत बदल जाए कोई नहीं कह सकता। मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छे अच्छों की नीयतें बदलते देखा है। इस वक्त हम सभी साह हैं, लेकिन अवसर पाकर शायद ही कोई चूके। मनुष्य की यही प्रकृति है। आप जाकर उनके कमरे के दोनों दरवाजे बंद कर दीजिए। क्लर्क ने टाल कर कहा, चपरासी तो दरवाजे पर बैठा हुआ है। मदारी लाल ने झुंझला कर कहा, आपसे मैं जो कहता हूँ वह कीजिए। कहने लगे, चपरासी बैठा हुआ है। चपरासी कोई ऋषि है, मुनि है? चपरासी ही अगर कुछ उड़ा ले तो आप उसका क्या कर लेंगे? जमानत भी है तो 300 की। यहाँ एक एक कागज लाखों का है। यह कहकर मदारी लाल खुद उठे और दफ्तर के द्वार दोनों तरफ से बंद कर दिए। जब चित्त शांत हुआ तब नोटों के पुलंदे जेब से निकालकर एक अलमारी में कागजों के नीचे छिपाकर रख दिए। फिर आकर अपने काम में व्यस्त हो गए। सुबोध चंद्र कोई घंटे भर में लौटे, तब उनके कमरे का द्वार बंद था। दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोले, मेरा कमरा किसने बंद किया है भाई? क्या मेरी बेदखली हो गई? मदारी लाल ने खड़े होकर मृदु तिरस्कार भाव दिखाते हुए कहा, साहब, गुस्ताखी माफ हो। आप जब कभी बाहर जाएं, चाहे एक ही मिनट के लिए क्यों ना हो, तब दरवाज़ा बंद कर दिया करें। आपकी मेज पर रुपए पैसे और सरकारी कागज पत्र बिखरे पड़े रहते हैं। ना जाने किस वक्त किसकी नीयत बदल जाए। मैंने अभी सुना कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं, तब दरवाजे बंद कर दिए। सुबोध चंद्र द्वार खोलकर कमरे में गए और सिगार पीने लगे। मेज पर नोट रखे हुए हैं, इसकी खबर ही न थी। सहसा ठेकेदार ने आकर सलाम किया। सुबोध कुर्सी से उठ बैठे और बोले, तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 10 ही बजे रुपए मंगवा लिए थे। रसीद का टिकट लाए हो ना? ठेकेदार, हुजूर, रसीद लिखवा कर लाया हूँ। सुबोध, तो अपने रुपए ले जाओ। तुम्हारे काम से मैं खुश नहीं हूँ। लकड़ी तुमने अच्छी नहीं लगाई और काम में सफाई भी नहीं है। अगर ऐसा काम फिर करोगे तो ठेकेदारों के रजिस्टर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा। यह कहकर सुबोध ने मेज पर निगाह डाली, तब नोटों के पुलिंदे न थे। सोचा शायद किसी फाइल के नीचे दब गए हों। कुर्सी के समीप के सब कागज उलट पुलट डाले, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। नोट कहाँ गए? अभी तो मैंने यहीं रखे थे, जा कहाँ सकते हैं? फिर फाइलों को उलटने पुलटने लगे। दिल में जरा जरा धड़कन होने लगी। सारी मेज के कागज छान डाले, पुलिंदों का कहीं पता नहीं। तब वे कुर्सी पर बैठकर इस आध घंटे में होने वाली घटनाओं की मन में आलोचना करने लगे। चपरासी ने नोटों के पुलिंदे लाकर मुझे दिए, खूब याद है। भला यह भी भूलने की बात है, और इतनी जल्द? मैंने नोटों को लेकर यहीं मेज पर रख दिया, गिना तक नहीं। फिर वकील साहब आ गए, पुराने मुलाकाती हैं। उनसे बातें करता जरा पेट तक चला गया। उन्होंने पान मंगवाए, बस इतनी ही देर हुई। जब गया हूँ पुलिंदे रखे हुए थे, खूब अच्छी तरह याद है। तब ये नोट कहाँ गायब हो गए? मैंने किसी संदूक, दराज या अलमारी में रखे नहीं। फिर गए तो कहाँ? शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी के लिए उठाकर रख दिए हों। यही बात है, मैं व्यर्थ ही इतना घबरा गया। छी। तुरंत दफ्तर में आकर मदारी लाल से बोले, आपने मेरी मेज पर से नोट तो उठाकर नहीं रख दिए? मदारी लाल ने भौचक होकर कहा, क्या आपकी मेज पर नोट रखे हुए थे? मुझे तो खबर भी नहीं। अभी पंडित सोहन लाल एक फाइल लेकर गए थे, तब आपको कमरे में ना देखा। जब मुझे मालूम हुआ कि आप किसी से बातें करने चले गए हैं, तब दरवाजे बंद करा दिए। क्या कुछ नोट नहीं मिल रहे हैं? सुबोध आंखें फैलाकर बोले, अरे साहब, पूरे 5,000 के हैं। अभी अभी चेक भुनाया है। मदारी लाल ने सिर पीट कर कहा, पूरे 5,000? या भगवान, आपने मेज पर खूब देख लिया है ना? अजीब, 15 मिनट से तलाश कर रहा हूँ। चपरासी से पूछ लिया कि कौन कौन आया था? आइए जरा आप लोग भी तलाश कीजिए, मेरे तो होश उड़े हुए हैं।
सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे की तलाशी लेने में लग गया। मेज, अलमारियां, संदूक सब देखे गए। रजिस्टरों के वर्क उलट पुलट कर देखे गए, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। कोई उड़ा ले गया। अब इसमें कोई शुबह न था। सुबोध ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। चेहरे का रंग फक हो गया, जरा सा मुंह निकल आया। इस समय कोई उन्हें देखता तो समझता कि महीनों से बीमार है। मदारी लाल ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, गजब हो गया। और क्या, अब तक कभी ऐसा अंधेर ना हुआ था। मुझे यहाँ काम करते हुए 10 साल हो गए, कभी धेले की चीज भी गायब ना हुई। मैं आपको पहले ही दिन सावधान कर देना चाहता था, रुपए पैसे के विषय में होशियार रहिएगा, मगर शुद्धनी थी, ख्याल ना रहा। जरूर बाहर से कोई आदमी आया और नोट उड़ाकर गायब हो गया। चपरासी का यही अपराध है कि उसने किसी को कमरे में आने ही क्यों दिया। वह लाख कसम खाए कि बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन मैं इसे नहीं मान सकता। यहाँ से तो केवल पंडित सोहन लाल एक फाइल लेकर गए थे, मगर दरवाजे ही से झाँक कर चले गए। सोहन लाल ने सफाई दी, मैंने तो अंदर कदम रखा ही नहीं साहब। अपने जवान बेटे की कसम खाता हूँ, जो अंदर कदम भी रखा हो। मदारी लाल ने माथा सिकोड़कर कहा, आप व्यर्थ में कस्में क्यों खाते हैं? कोई आपसे कुछ कहता है? बैंक में कुछ रुपया हो तो निकाल कर ठेकेदार को दे दीजिए, वरना बड़ी बदनामी होगी। मदारी लाल ने सुबोध के कान में कहा, नुकसान तो हो ही गया, अब उसके साथ अपमान क्यों हो? सुबोध ने करुण स्वर में कहा, बैंक में मुश्किल से 200-400 रुपए होंगे भाईजान। रुपए होते तो क्या चिंता थी, समझ लेता। जैसे 25,000 उड़ा दिए, वैसे ही 30,000 भी उड़ गए। यहाँ तो कफन को भी कौड़ी नहीं। उसी रात को सुबोध चंद्र ने आत्महत्या कर ली। इतने रुपए का प्रबंध करना उनके लिए कठिन था। मृत्यु के पर्दे के सिवा उन्हें अपनी वेदना, अपनी विवशता को छिपाने की और कोई आड़ न थी। दूसरे दिन प्रातःकाल चपरासी ने मदारी लाल के घर पर पहुंचकर आवाज दी। मदारी लाल को रात भर नींद न आई थी। घबरा कर बाहर आए। चपरासी ने उन्हें देखते ही कहा, हुजूर, बड़ा गजब हो गया। सेक्रेटरी साहब ने रात को गर्दन पर छुरी फेर ली। मदारी लाल की आंखें ऊपर चढ़ गई, मुंह फैल गया और सारी देह सिहर उठी, मानो उनका हाथ बिजली के तार पर पड़ गया हो। छुरी फेर ली? जी हाँ, आज सवेरे मालूम हुआ। पुलिस वाले जमा हैं, आपको बुलाया है। लाश अभी पड़ी हुई है? जी हाँ, अभी डॉक्टरी होने वाली है। बहुत से लोग जमा हैं, सब बड़े बड़े अफसर जमा हैं। हुजूर, लहाज की ओर ताकते नहीं बनता। कैसा भला मानुष हीरा आदमी था। सब लोग रो रहे हैं। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक सयानी लड़की है ब्याहने लायक। बहू जी को तो लोग जितना रोक रहे हैं, पर बार बार दौड़कर लहाज के पास आ जाती हैं। कोई ऐसा नहीं है जो रुमाल से आंखें ना पोंछ रहा हो। अभी इतने ही दिन आए हुए, पर सबसे कितना मेलजोल हो गया था। रुपए की तो कभी परवाह ही नहीं की। दिल दरियाब था। मदारी लाल के सिर में चक्कर आने लगा। द्वार की चौखट पकड़कर अपने को संभाल न लेते तो शायद गिर पड़ते। पूछा, बहू जी बहुत रो रही थी? कुछ न पूछिए हुजूर, पेड़ की पत्तियां झड़ी जाती हैं, आँख फूलकर गूलर हो गई है। कितने लड़के बतलाए तुमने? हुजूर, 2 लड़के हैं और 1 लड़की। हाँ हाँ, लड़कों को तो देख चुका हूँ, लड़की सयानी होगी। जी हाँ, ब्याहने लायक है। रोते रोते बेचारी की आंखें सूज गई हैं। नोटों के बारे में भी बातचीत हो रही होगी। जी हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के ही किसी आदमी का काम है। दरोगा जी तो सोहन लाल को गिरफ्तार करना चाहते थे, पर शायद आपसे सलाह लेकर करेंगे। सेक्रेटरी साहब तो लिख गए हैं कि मेरा किसी पर शक नहीं है। क्या सेक्रेटरी साहब कोई खत लिखकर छोड़ गए हैं? हाँ, मालूम होता है। छुरी चलाते वक्त याद आई कि सुबह में दफ्तर के सब लोग पकड़ लिए जाएंगे। बस कलेक्टर साहब के नाम चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में मेरे बारे में कुछ लिखा है? तुम्हें यह क्या कुछ मालूम होगा? हुजूर, अब मैं क्या जानूं। मुदा इतना सब लोग कहते थे कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है। मदारी लाल की सांस और तेज हो गई।
आंखों से आंसू की दो बड़ी बड़ी बूंदें गिर पड़ी। आंखें पोंछते हुए बोले, वे और मैं एक साथ पढ़े थे नंदू, 8-10 साल साथ रहा, साथ उठते बैठते, साथ खाते, साथ खेलते, बस इसी तरह रहते थे जैसे दो सगे भाई रहते हो। खत में मेरी क्या तारीफ लिखी है, मगर तुम्हें क्या मालूम होगा। हमारे दफ्तर के सब लोग आ गए होंगे। जी हाँ, इस मोहल्ले वाले तो सभी थे। पुलिस ने मेरे बारे में तो उनसे कुछ पूछताछ नहीं की। जी नहीं, किसी से भी नहीं। मदारी लाल जब सुबोध चंद्र के घर पहुंचे तब उन्हें मालूम हुआ कि सब लोग उनकी तरफ संदेह की आंखों से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत उन्हें बुलाकर कहा, आप भी अपना बयान लिखवा दें, और सबके बयान तो लिख चुका हूँ। मदारी लाल ने ऐसी सावधानी से अपना बयान लिखाया कि पुलिस के अफसर भी दंग रह गए। उन्हें मदारी लाल पर शुबह होता था, पर इस बयान से उसका अंकुर भी जाता रहा। इसी वक्त सुबोध के दोनों बालक रोते हुए मदारी लाल के पास आए और कहा, चलिए, आपको अम्मा बुलाती हैं। दोनों मदारी लाल से परिचित थे। मदारी लाल यहाँ तो रोज ही आते थे, पर घर में कभी नहीं जाते थे। सुबोध की स्त्री उनसे पर्दा करती थी। यह बुलावा सुनकर उनका दिल धड़क उठा। हो कहीं इसका मुझ पर शुबह ना हो, कहीं सुबोध ने मेरे विषय में कोई संदेह न प्रकट किया हो। कुछ झिझकते और कुछ डरते हुए भीतर गए। तब विधवा का करुण विलाप सुनकर कलेजा कांप उठा। इन्हें देखते ही उस अबला के आंसुओं का कोई दूसरा सोता खुल गया और लड़की तो दौड़कर इनके पैरों से लिपट गई। दोनों लड़कों ने भी घेर लिया। मदारी लाल को उन तीनों की आंखों में ऐसी अथाह वेदना, ऐसी विदारक याचना भरी हुई मालूम हुई कि वे उनकी ओर देख न सके। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी। जिन बेचारों को उन पर इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह था, उन्हीं की गर्दन पर उन्होंने छुरी फेरी। उन्हीं के हाथों यह भरा पूरा परिवार धूल में मिल गया। इन असहायों का अब क्या हाल होगा। लड़की का विवाह करना है, कौन करेगा। बच्चों के लालन पालन का भार कौन उठाएगा। मदारी लाल को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उनके मुख से तसल्ली का एक शब्द भी ना निकला। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मेरे मुख पर कालिक पुती है, मेरा कद कुछ छोटा हो गया है। उन्होंने जिस वक्त नोट उड़ाए थे, उन्हें गुमान भी ना था कि उसका यह फल होगा। वे केवल सुबोध को जिच करना चाहते थे, उसका सर्वनाश करने की इच्छा न थी। शोकातुर विधवा ने सिसकते हुए कहा, भैया जी, हम लोगों को वे मझधार में छोड़ गए। अगर मुझे मालूम होता कि मन में यह बात ठान चुके हैं, तो अपने पास जो कुछ था वह सब उनके चरणों में रख देती। मुझसे तो वे यही कहते रहे कि कोई न कोई उपाय हो जाएगा। आप ही के मार्फत वे कोई महाजन ठीक करना चाहते थे। आपके ऊपर उन्हें कितना भरोसा था, कह नहीं सकती। रामेश्वरी ने फिर कहा, रात सोए तब खूब हंस रहे थे, रोज की तरह दूध पिया, बच्चों को प्यार किया, थोड़ी देर हारमोनियम बजाया और तब कुल्ला करके लेटे। कोई ऐसी बात ना थी जिससे लेश मात्र भी संदेह होता। मुझे चिंतित देखकर बोले, तुम व्यर्थ घबराती हो। बाबू मदारी लाल से मेरी पुरानी दोस्ती है, आखिर वह किस दिन काम आएगी। मेरे साथ के खेले हुए हैं, इस नगर में उनका सबसे परिचय है, रुपयों का प्रबंध आसानी से हो जाएगा। फिर ना जाने कब मन में यह बात समाई। मैं नसीबो जली ऐसी सोई कि रात को मिनकी तक नहीं। क्या जानती थी कि वे अपनी जान पर खेल जाएंगे। मदारी लाल को सारा विश्व आंखों के सामने तैरता हुआ मालूम हुआ। उन्होंने बहुत जब्त किया, मगर आंसुओं के प्रवाह को ना रोक सके। रामेश्वरी ने आंखें बोझकर कहा, भैया जी, जो कुछ होना था वह तो हो चुका, लेकिन आप उस दुष्ट का जरूर पता लगाइएगा जिसने हमारा सर्वनाश किया है। यह दफ्तर ही के किसी आदमी का काम है। वे तो देवता थे, मुझसे यही कहते रहे। मेरा किसी पर संदेह नहीं है, पर है ये किसी दफ्तर वाले ही का काम। आपसे केवल इतनी विनती करती हूँ कि उस पापी को बचकर ना जाने दीजिएगा। पुलिस वाले शायद कुछ रिश्वत लेकर उसे छोड़ दें। आपको देखकर उनका यह हौसला ना होगा। अब हमारे सिर पर आपके सिवा और कौन है, किससे अपना दुख कहें। लाश की यह दुर्गति होनी भी लिखी थी। मदारी लाल के मन में एक बार ऐसा उबाल उठा कि सब कुछ खोल दे, साफ कह दे।
मैं ही वह दुष्ट हूँ, वह अधम, वह पामर हूँ। विधवा के पैरों पर गिर पड़े और कहे, वही छुरी इस हत्यारे की गर्दन पर फेर दो। पर जबान न खुली। इसी दशा में बैठे बैठे उनके सिर में ऐसा चक्कर आया कि वे जमीन पर गिर पड़े। तीसरे पहर लाश की परीक्षा हुई। अर्थी जलाशय की ओर चली। सारा दफ्तर, सारे हुक्काम और हजारों आदमी साथ थे। दाह संस्कार लड़कों को ही करना चाहिए था, पर लड़के नाबालिग थे, इसलिए विधवा चलने को तैयार हो रही थी कि मदारी लाल ने आकर कहा, बहू जी, यह संस्कार मुझे करने दो। तुम क्रिया पर बैठ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? सुबोध मेरे भाई थे। जिंदगी में उनके साथ कुछ सलूक ना कर सका। अब जिंदगी के बाद मुझे दोस्ती का कुछ हक तो अदा करने दो। आखिर मेरा भी तो उन पर कुछ हक था। रामेश्वरी ने रोकर कहा, आपको भगवान ने बड़ा उदार हृदय दिया है भैया जी, नहीं तो मरने पर कौन किसको पूछता है। दफ्तर के और लोग जो आधी आधी रात तक हाथ बांधे खड़े रहते थे, झूठी बात पूछने ना आए कि जरा ढाढ़स होता। मदारी लाल ने दाह संस्कार किया। 13 दिन तक क्रिया पर बैठे रहे। 13वें दिन पिंडदान हुआ। ब्राह्मणों ने भोजन किया, भिखारियों को अन्नदान दिया गया, मित्रों की दावत हुई और यह सब कुछ मदारी लाल ने अपने खर्च से किया। रामेश्वरी ने बहुत कहा कि आपने जितना किया उतना ही बहुत है। अब मैं आपको और जेरबार नहीं करना चाहती। दोस्ती का हक इससे ज़्यादा और कोई क्या अदा करेगा? मगर मदारी लाल ने एक बात ना सुनी। सारे शहर में उनके यश की धूम मच गई। मित्र हो तो ऐसा हो। 16वें दिन विधवा ने मदारी लाल से कहा, भैया जी, आपने जो हमारे साथ उपकार और अनुग्रह किए हैं, उनसे हम मरते दम तक ऋणी नहीं हो सकते। आपने हमारी पीठ पर हाथ न रखा होता तो ना जाने हमारी क्या गति होती। कहीं रुख की भी छां तो नहीं थी। अब हमें घर जाने दीजिए। वहाँ देहात में खर्च भी कम होगा और कुछ खेती बाड़ी का सिलसिला भी कर लूँगी। किसी न किसी तरह विपत्ति के दिन कट ही जाएंगे। इसी तरह हमारे ऊपर दया रखिएगा। मदारी लाल ने पूछा, घर पर कितनी जायदाद है? रामेश्वरी, जायदाद क्या है, एक कच्चा मकान है और 10-12 बीघे की काश्तकारी है। पक्का मकान बनवाना शुरू किया था, मगर रुपए पूरे न पड़े। अभी अधूरा पड़ा हुआ है। 10-12 हजार खर्च हो गए और अभी छत पड़ने की नौबत नहीं आई। मदारी लाल, कुछ रुपए बैंक में जमा हैं या बस खेती ही का सहारा है? विधवा, जमा तो एक पाई भी नहीं है भैया जी। उनके हाथ में रुपए रहने ही नहीं पाते थे, बस यही खेती का सहारा है। मदारी लाल, तो उस खेती से इतनी पैदावार हो जाएगी कि लगान भी अदा हो जाए और तुम लोगों की गुजर बसर भी हो जाए। रामेश्वरी, और कर ही क्या सकते हैं भैया जी, किसी न किसी तरह जिंदगी तो काटनी ही है। बच्चे ना होते तो मैं भी जहर खा लेती। मदारी लाल, और अभी बेटी का विवाह भी तो करना है। विधवा, उसके विवाह की अब कोई चिंता नहीं। किसानों में ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जो बिना कुछ लिए दिए विवाह कर लेंगे। मदारी लाल ने एक क्षण सोचकर कहा, अगर मैं कुछ सलाह दूं तो उसे मानेंगे आप? रामेश्वरी, भैया जी, आपकी सलाह ना मानूंगी तो किसकी सलाह मानूंगी, और दूसरा है ही कौन? मदारी लाल, तो आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए। जैसे मेरे बाल बच्चे रहेंगे वैसे ही आप भी रहेंगे। आपको कष्ट ना होगा। ईश्वर ने चाहा तो कन्या का विवाह भी किसी अच्छे कुल में हो जाएगा। विधवा की आंखें सजल हो गईं। बोली, मगर भैया जी सोचिए। मदारी लाल ने बीच में ही बात काट कर कहा, मैं कुछ ना सोचूंगा और ना कोई उज्र सुनूंगा। क्या दो भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रहते? सुबोध को मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समझूंगा। विधवा का कोई उज्र ना सुना गया। मदारी लाल सबको अपने साथ ले गए और आज 10 साल से उनका पालन कर रहे हैं। दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और कन्या का एक प्रतिष्ठित कुल में विवाह हो गया है। मदारी लाल और उसकी स्त्री तन मन से रामेश्वरी की सेवा करते हैं और उनके इशारों पर चलते हैं। मदारी लाल सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं।
कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रोतागण। कृपया अपने कमेंट्स जरूर दें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।